हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात फलन की अवकलनीयता क्या होती है इसके बारे में जानने वाले हैं। अवकलन या डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ों के बारे में आपने 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर उसी चीज़ को आपको डीप में बताया जाने वाला है कि किसी पॉइंट पर हम लोग किसी फलन की अवकलनीयता कैसे चेक कर पाते हैं, ठीक है, या पूरे फंक्शन की अवकलनीयता कैसे चेक की जाए, किसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये यहाँ पर ये है कि जैसा कि आपने पिछली कक्षा में देखा है कि एक वास्तविक फलन के अवकलज यानी डेरिवेटिव को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता था। कहा जाता था, मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है और c इसके प्रांत में एक बिंदु है। तो प्रांत का ही कोई बिंदु लेना पड़ेगा हमें। c पर f का अवकलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित होता था। ये होता था c पर f का अवकलन कहलाता था, यानी f डैश c इस तरीके से लिखा जाता था, f डैश ऑफ c, या फिर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होता था? लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच व्हेन एच टेंड्स टू जीरो। तो ये जो है आपका f डैश c के बराबर होता था, यानी कि बिंदु c पर फंक्शन f के अवकलन का जो मान होगा या अवकलज जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं? सी बिंदु पर अवकलज, ठीक है। तो इसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि एफ डैश एक्स की अगर हम बात करें, यानी किसी पॉइंट पर निकाल करके एक जनरल पॉइंट पर निकाला जाए एफ डैश एक्स, सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, तो वो किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच व्हेन एच टेंड्स टू जीरो। तो ये इसके बराबर होता है। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। द्वारा परिभाषित फलन, अब इसके द्वारा जो ये एक फलन ही तो है। अरे एफ ऑफ एक्स फलन है तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा? एक फलन ही है। तो द्वारा परिभाषित फलन जब भी इस सीमा का अस्तित्व हो, अब ये कब फलन आप परिभाषित हो जाएगा? एफ डैश एक्स कब परिभाषित होगा? जब इस लिमिट वैल्यू यानी इस सीमा का अस्तित्व होगा। अगर ये अस्तित्व विहीन हो जाए तो फिर एफ डैश एक्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो एफ के अवकलन को परिभाषित करता है। एफ के अवकलज को एफ डैश एक्स या डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स द्वारा प्रकट करते हैं। यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो हम इस तरीके से फलन को डिनोट करें y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, या जिसको हम सीधे सीधे डी डी एक्स ऑफ वाई कहते हैं, यानी कि y डैश या y1 भी कह सकते हैं आप, द्वारा प्रकट करते हैं। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। यानी अवकलज हम ज्ञात करते हैं किसी फलन को, तो उसको क्या, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवकलन कहा जाता है, यानी डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं x के सापेक्ष एफ ऑफ एक्स का अवकलन कीजिए। तो डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने 11th तक में पढ़ चुके हैं। अब इस लिमिट का अस्तित्व कब होगा और कब नहीं होगा, हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ जैसे कि जब कभी भी हमने अवकलज को परिभाषित किया तो एक सुझाव अवश्य दिया है। देखिए वहाँ लिखा हुआ, आप ध्यान देंगे तो वहाँ लिखा होता, यदि सीमा का अस्तित्व हो तो मतलब अगर सीमा का अस्तित्व नहीं होगा तो क्या होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। ये ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिसका जवाब हमें चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी बिंदु पर फलन का अवकलज निकाल रहे हैं जो कि है लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच व्हेन एच टेंड्स टू जीरो, अर्थात ये का अस्तित्व नहीं है, तो हम कहते हैं कि सी पर एफ अवकलनीय नहीं है। तो अगर इसका अस्तित्व ना हो, अर्थात लिमिट का अस्तित्व ना हो, इस लिमिट का अस्तित्व ना हो, तो हम क्या कहेंगे? सी पर एफ अवकलनीय नहीं है। अब देखिए, लिमिट का अस्तित्व कब नहीं होता? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये जो कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये कहलाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात आ जाती है, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए, अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच व्हेन एच टेंड्स टू जीरो निगेटिव।
तो 0 के ऊपर नेगेटिव का साइन लगा दिया जाए, या फिर अब इसी को हम जब राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं तो लिख देते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच व्हेन एच टेंड टू 0 पॉजिटिव। तो इस तरीके से भी कह सकते हैं, या इसी चीज़ को जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसको हम ऐसे लिख दें लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ये भी एक तरीका है। और राइट हैंड डेरिवेटिव को तो केवल ऐसे ही लिखा जाता है, केवल 0 के ऊपर जो प्लस लगा है वो हटा देते हैं। ठीक है, तो वो तो लिखने का तरीका है, आप चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखते हैं कि एफ ऑफ सी माइनस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्या हो जाते हैं, परिमित होते हैं, यानी फाइनाइट वैल्यू आती है दोनों की और एक समान होते हैं, तभी हम कहेंगे कि इस लिमिट का अस्तित्व है, अर्थात जो डेरिवेटिव है उसका अस्तित्व है, अर्थात फंक्शन पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय अन्यथा अवकलनीय नहीं। ठीक है, फलन जो है, अगर हम किसी इंटरवल क्लोज इंटरवल की बात करें, बंद अंतराल फ्रॉम ए टू बी में अवकलनीय कहलाता है यदि वह अंतराल फ्रॉम ए टू बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। अगर प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे, अवकलनीय कहेंगे। जैसा कि सातत्य के संदर्भ में कहा गया था कि ए पर और बी पर, ए पर दाएं पक्ष से बी से बाएं पक्ष में होना चाहिए, वैसे यहाँ पर भी है, ए से दाएं पक्ष में यानी ए प्लस लेंगे और बी नेगेटिव ले लेंगे, ए पर प्लस सी लेंगे और बी पर नेगेटिव ले लेंगे। और अगर हमारे खुले अंतराल ए से बी की बात हो जाए अवकलनीयता में, तो फिर हम तो इसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीयता चेक ही कर लेंगे। तो आपको देखना है कि अगर आपको क्लोज इंटरवल पर देखना है तो ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव, और ओपन इंटरवल ए बी पर आपको चेक करना है। और यदि केवल ओपन इंटरवल ए बी पे कहा गया है तब तो आपको प्रत्येक बिंदु पर चेक करना ही केवल है, केवल इतना ही चेक करना होगा। देखिए यहाँ पर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का ग्राफ है, इसका ग्राफ से कैसे हम लोग समझते हैं इसके बारे में यहाँ बताया गया है। इन कैलकुलस अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। यानी किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहते हैं, जब उसका डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पर क्या हो, एग्जिस्ट करे, अस्तित्व में हो। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, या इसको यूँ कहें कि इसको हम ज्योमेट्रिकली कहे समझते हैं, तो द ग्राफ ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट हैव अ नॉन वर्टिकल टेंजेंट लाइन एट ईच इंटीरियर पॉइंट इन इट्स डोमेन। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन हम तब कहेंगे जब उसका जो भी डोमेन है उसके इंटीरियर पॉइंट्स में, यानी आउटर एंड पॉइंट्स पर नहीं कहा गया, इंटीरियर पॉइंट्स की बात कही जा रही है कि जब उसके इंटीरियर पॉइंट्स के प्रत्येक बिंदु पर, इंटीरियर पॉइंट्स के प्रत्येक बिंदु पर फलन का जो ग्राफ है उस पर हम क्या खींच सकें, एक टेंजेंट लाइन खींच सकें। टेंजेंट लाइन का मतलब स्पर्श रेखा खींच सकें, और स्पर्श रेखा ऐसी हो कि जो नॉन वर्टिकल हो। नॉन वर्टिकल मतलब एक अक्ष पर लंबवत ना हो, ठीक है, यानी वाई अक्ष के समांतर ना हो। तो अगर हम ऐसी रेखा खींच सकते हैं तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंशिएबल कहलाएगा। एक बार फिर समझते हैं इसी चीज को। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है यदि अपने डोमेन के सभी इंटीरियर पॉइंट्स पे जो उसके ग्राफ में हम एक ऐसी टेंजेंट रेखा खींच सकें, एक ऐसी स्पर्श रेखा खींच सकें जो कि एक अक्ष पर लंबवत ना हो और अद्वितीय स्पर्श रेखा खींच सकें। ऐसा नहीं कि एक बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका ग्राफ होना चाहिए स्मूथ होना चाहिए, कहीं पर ऐसा ना हो कि इस तरीके से हो जाए या इस तरीके से हो जाए, तो इस तरीके से कहीं पर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं कहीं होना चाहिए, मतलब पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, कार्नर पॉइंट कहीं नहीं आना चाहिए, तो स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, कैन नॉट कंटेन एनी ब्रेक एंगल और कस्प, तो कहीं पर भी कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कोई इस प्रकार का एंगल नहीं बनना चाहिए, कहीं पर इस प्रकार का कोई कस्प नहीं बनना चाहिए।
ठीक है। तो इतनी सारी कंडीशंस हैं, तब उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर जो मीनिंग बताया गया है, ये ग्राफ की सहायता से बताया, आपको डिफरेंशिएबिलिटी जानने के लिए बताया गया है। अब देखिए इसी चीज़ को ग्राफ के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अ गुड वे टू पिक्चर दिस इन योर माइंड टू थिंक, मतलब अगर इसी चीज़ को डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, अगर इसको हम समझना है और अच्छे ढंग से, तो किस तरीके से समझना है। एज आई जूम इन डज द फंक्शन टेंड टू बिकम अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर हम किसी फंक्शन के हर एक पॉइंट पर जूम करते जाएं, यानी बड़ा करते जाएं, तो परिणाम क्या मिले कि वहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आने लगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है, ये टेंजेंट लाइन नहीं, मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी एक पॉइंट को यहाँ पर ले लें, जैसे ये बहुत छोटा सा स्थान लिया गया है इसमें, और इसको जूम कर दिया गया, तो जब बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो ये जो इस प्रकार से घुमावदार लाइन दिखाई दे रहा है, ये सीधे आपको दिखाई देने लगेगी, स्ट्रेट लाइन दिखाई देने लगेगी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे। ठीक है। जबकि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, इस तरीके से है, इस पॉइंट पर देखा जाए, कार्नर पॉइंट है यहाँ पर मिल रहा है आपको, तो अगर इसको हम डिफरेंस कितना भी जूम करके देखा तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने वाली, हमेशा कैसा दिखाई देगा, इसी तरीके की चीज़ें हमें दिखाई देंगी, एक एंगल टाइप में दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर ये नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भाई मॉड एक्स की बात कही जा रही है, स्टेज पॉइंटली इवन व्हेन जूम्ड इन। तो यहाँ पर ये एक्चुअली x इक्वल टू 0 पर ये कंडीशन आती है, तो x इक्वल टू 0 पर एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है हमारा मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। उसी का ग्राफ यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ है, और इस पॉइंट पर चूँकि एंगल बन रहा है आप, तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर 0 पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी जो भी आपको प्रक्रिया पीछे बताई गई है, लिमिट निकाल करके यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ इस x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, देखिए कहीं पर कोई होल नहीं, यहाँ पर भी होल नहीं है, मतलब इट हैज़ नो गैप्स, गैप नहीं है कहीं पर, कोई ब्रेक नहीं है। इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हर जगह ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है एवरीवेयर, एक्सेप्ट, सिवाय कहाँ पर, एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 के सिवाय प्रत्येक बिंदु पर ये डिफरेंशिएबल भी है, और कंटिन्यूअस तो हर जगह है। वेयर इट मेक्स अ शार्प टर्न, तो यहाँ पर एक शार्प टर्न हो रहा है, एक एंगल टाइप में बन रहा है, एज इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस, देखिए जैसे ही ये वाई एक्सिस को क्रॉस करता है यहाँ पर, तो वैसे ही वहाँ पर क्या बन जाता है, एक शार्प टर्न बन जाता है, एक एंगल टाइप में बन जाता है। इसीलिए ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है। यहाँ पर इसी चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग अद्वितीय स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। यहाँ पर स्पर्श रेखा अगर हम खींचे तो एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच पाएंगे, इसका एक कारण ये भी है। एक ऐसा ही ग्राफ बना हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स प्लस 1/2 का, जो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला ग्राफ। तो यहाँ पर एक कस्प इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अ कस्प ऑन द ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एट 0, x इक्वल टू 0, यहाँ पर भी बात आ रही है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। और कुछ विशेष फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए फ्लोर फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है। जिसका यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया, ये फ्लोर फंक्शन का ही ग्राफ है। तो ये जो फंक्शन, दोनों प्रकार के फंक्शन की बात अगर हम करें, आर नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर वैल्यूज, तो ये इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांकों पर डिफरेंशिएबल नहीं होते और सतत भी नहीं होते, पीछे भी बताया जा चुका है। एज देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी एट ईच जंप, चूँकि यहाँ पर जो
इंटीजर्स पर होता है वहाँ पर क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो डिसकंटिन्यूअस होने के कारण, असतत होने के कारण फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, यानी अवकलनीय भी नहीं हो पाता है, ठीक है। बट दे आर डिफरेंशिएबल एल्सवेयर, यानी इसके अतिरिक्त, यानी पूर्णांकों को छोड़ करके अन्य प्रत्येक जगह पर वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं, और साथ ही साथ जब डिफरेंशिएबल हैं तो कंटिन्यूअस भी होते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएबल से, यानी डिफरेंशिबिलिटी से कंटिन्यूटी का जो संबंध है, इनका आपस में क्या संबंध है, इसको यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि व्हेन अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट इज आल्सो कंटिन्यूअस, यानी अगर कोई फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल बता रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल बता रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। या पूरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल बता रहे हैं तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसमें कोई दो राय, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, बट इसका उल्टा क्या सही, क्या इसका कन्वर्स नहीं तो सही है कि अगर हम कहें कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। बट फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो हो सकता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो लेकिन वो डिफरेंशिएबल ना हो, जैसे कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में अभी पढ़ा भी है। फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज एक्चुअली कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर वो कंटिन्यूअस है, थ्रू नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं। तो देखिए यहाँ से क्या पता चलता है, एक बात ये पता चल जाती है कि यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत भी है। इस बात को हम सिद्ध भी कर सकते हैं प्रमेय के रूप में। तो लिखते हैं कि चूंकि बिंदु C पर f अवकलनीय है, अतः अवकलनीयता की बात क्या हुई भाई, अवकलनीयता की एक दूसरी डिफिनेशन आपकी ये भी है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी व्हेन एक्स टेंडिंग टू सी इक्वल टू एफ डैश सी के बराबर होता है। ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ी है, चाहे इस तरीके से लिखें या फिर लिख दें लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच व्हेन एच टेंडिंग टू 0, तो चाहे वो लिखें चाहे ये लिखें, बात एक ही, ठीक है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर इसका अस्तित्व तो होगा ही होगा और एफ डैश सी के बराबर होगा, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि अगर x का मान c के बराबर ना हो तो हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी के मान थोड़ा सा निकालते हैं ट्रिक करके। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, तो x माइनस सी से भाग कर दिया गया और x माइनस सी से गुणा कर दिया गया। अब देखिए x माइनस सी से भाग कब कर सकते हैं, जब x का मान c के बराबर ना हो, ठीक है। x c के बराबर ना हो, क्योंकि अगर x c के बराबर हो जाएगा तो x माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 का, तो 0 से तो हम भाग करेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि x डज नॉट इक्वल टू सी पर हम क्या करते हैं, x माइनस सी का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं और फिर दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। तो जब लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी इधर ले लिया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी इधर ले लिया। अब ध्यान दीजिए कि इतनी चीज़ को हम इस तरीके से अलग लिमिट में कर लेते हैं, ये चीज़ जो है लिमिट में अलग कर ली गई और ये जो इंटू में एक्स माइनस सी था उसको लिमिट में अलग ले लिया गया। अब x माइनस सी में जब एक्सटेंडिंग टू सी है तो c माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाता है और ये जो आपकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी व्हेन एक्सटेंडिंग टू सी, ये किसके बराबर है, देखिए ध्यान से, एफ डैश सी के बराबर। तो एफ डैश सी इंटू 0 आ गया अर्थात 0 आ गया। और इधर हम देख सकते हैं कि जो लिमिट अभी आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी के लिए जा रही है तो अलग अलग लिमिट भी लगाई जा सकती है। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्सटेंडिंग टू सी माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी व्हेन एक्सटेंडिंग टू सी। अब जब यहाँ एक्स है ही नहीं तो फिर एक्स लिमिट का कोई महत्व ही नहीं, तो केवल एफ ऑफ सी बचेगा और एफ ऑफ एक्स सी माइनस में उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा चूंकि इधर तो 0 ही बचा हुआ है। तो इसलिए लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्सटेंडिंग टू सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अर्थात बिंदु सी पर फंक्शन का जो मान है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू वो बराबर हो गई। तो ऐसा होता है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू बराबर हो जाए, फंक्शन की वैल्यू किसी बिंदु पर बराबर हो जाती है अगर, तो फंक्शन क्या हो जाता है, उस बिंदु पर सतत हो जाता है। ये सततता के डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए x बराबर सी पर फलन f क्या हो जाता है, संतत हो जाता है, ठीक है। ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या पता चल जाता है हमें कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या हो जाता है, संतत होता है। यहाँ हम जो पीछे बात बताई जा चुकी है, यहाँ हम ध्यान दिलाते हैं कि उपर्युक्त कथन का विलोम यानी कन्वर्ट सत्य नहीं है। निश्चित ही हम
देख चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, और इसके बाएं पक्ष की सीमा पर विचार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ की सहायता से तो बता ही दिया गया कि मॉडुलस फंक्शन यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपका x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जबकि सतत तो होता ही है। तो यहाँ पर हम चेक करके भी बता देते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपान एच व्हेन एच टेंडिंग टू 0 नेगेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब एफ ऑफ एच, तो एफ ऑफ एच यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास जब 0 से कम हो जाएगा तो आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स की जो बात आती है तो मॉड एक्स में लिखा होता है दो वैल्यू आती है, एक एक्स आता है एक माइनस एक्स आता है। अगर इसका मान 0 या 0 से बड़ा है तो ये लिखा जाएगा, और अगर इसका मान 0 से छोटा है तो माइनस एक्स लिख दिया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है 0 नेगेटिव, तो 0 से कम हो जाएगा, तो 0 से कम हो जाने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का एक्स आ जाता है। तो इसीलिए आपका यहाँ जब एच जो है 0 से नेगेटिव में हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा, तो एफ ऑफ एच रखने पर क्या आ जाएगा माइनस का एच आ जाएगा। एफ ऑफ जीरो तो सीधे सीधे मॉड 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो माइनस एच अपान एच यानी कि -1 आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें 0 पॉजिटिव करने पर यानी राइट हैंड डेरिवेटिव पर, तो एफ ऑफ 0 से जब अधिक है यानी एच प्लस है तो एच ही रहेगा, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही है तो एच माइनस 0 अर्थात एच अपान एच अर्थात 1 आ जाता है। तो इधर -1 है इधर +1 है, तो दोनों बराबर तो है नहीं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होने के कारण देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर 0 पर चेक कर रहे हैं तो इस तरीके से एल एफ डैश 0, और इसको क्या लिख सकते हैं आर एफ डैश 0, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो चूंकि 0 पर उपरयुक्त बाएं तथा दाएं पक्ष की सीमाएं समान नहीं है, डेरिवेटिव समान नहीं है, इसलिए लिमिट ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपान एच व्हेन एच टेंडिंग टू 0 का अस्तित्व नहीं है। तो इस लिमिट का ही अस्तित्व नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होने के कारण इस प्रकार 0 पर f जो है अवकलनीय नहीं है, अतः f एक अवकलनीय फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता। तो वहाँ पर अगर हमें सिद्ध करना हो तो पीछे जो है आपको प्रमेय बताई गई है ये वाली, इसके लिए इससे सिद्ध हो जाता है कि अवकलनीय फलन सतत हो जाता है। और इसके बाद फिर हम कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं, तो उदाहरण में आप चाहे मॉडुलस फंक्शन का एग्जाम्पल दे दीजिए तो आपका काम सही हो जाता है। इसका कन्वर्स में हम एग्जाम्पल से ही प्रूव करेंगे, यानी अपनी बात स्पष्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करके आपको एक दो बताए जा रहे हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये भी वैसा ही है जैसा कि आपने देखा कि अभी आपका मॉड x था, तो वैसे मॉड x माइनस 1 हो जाएगा। ये भी तो मॉडुलस फंक्शन का ही है, बस थोड़ा सा डिफिनीशन चेंज है यहाँ पर। तो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट ऑफ, देखिए 1 पर चेक करना है, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपान माइनस एच व्हेन एच टेंडिंग टू 0। देखिए आपने आपको शुरुआत में भी बताया था कि वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ, जैसे ए बिंदु पर निकालना है या सी पर निकालना है तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच व्हेन एच टेंडिंग टू 0, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच व्हेन एच टेंडिंग टू 0, या फिर जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया वैसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई भी उसमें अंतर नहीं। तो देखिए यहाँ पर वही किया गया, लिमिट ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। और राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान एच, दोनों में लिमिट सेम वही एच टेंडिंग टू 0 है। तो 1 माइनस एच करेंगे तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 1 माइनस एच रखिए, तो 1 माइनस एच माइनस 1 मॉड के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर 1 रखेंगे एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपान माइनस एच, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से 1, यहाँ ये दोनों 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ माइनस एच, लेकिन जब माइनस एच का भी मॉड क्या आएगा प्लस एच ही आ जाएगा, क्योंकि एच तो वैसे भी धनात्मक है तो फिर माइनस तो हट ही जाएगा।
और अपान में क्या है माइनस एच, तो एच से एच कैंसिल हो जाने पे कितना बच सकता है -1। अब यहाँ पर एच टेंडिंग टू 0 है, लेकिन एच तो यहाँ है ही नहीं, तो सीधे सीधे आंसर आपको क्या आया इसका, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया -1 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात कर लें तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपान एच व्हेन एच टेंडिंग टू 0, तो मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1, यहाँ एक्स के स्थान पर 1 प्लस एच रखा गया, -1 हो गया, माइनस में 1 -1, तो ये तो 0 आ जाता है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो मॉड ऑफ एच वो एच ही रहेगा, अपान में भी एच है, तो एच अपान एच यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 आ रहा है, यहाँ पर +1 आ रहा है, तो दोनों बराबर तो है नहीं, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि हियर एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर इसलिए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर इसलिए दिया गया चूँकि इसका डोमेन रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल। एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि फ्लोर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो ये परिभाषित किया गया है 0 से 3 के बीच में कहा गया है, वैसे तो इसके रियल नंबर होता है डोमेन, लेकिन यहाँ पर 0 से 3 के बीच में ही बताया गया, ठीक है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2, तो 1 और 2 क्या इंटीजर है, हमने पीछे भी बताया जा चुका है, इंटीजर पे ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो आइए इसको यहाँ पर हम लोग प्रूफ भी करके देख लेते हैं किस तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल एच डी निकालने का ये फार्मूला है। अब वहाँ पर देखिए पर्टिकुलर पॉइंट नहीं रखा गया सी वगैरह, सीधे सीधे एक्स के पदों में भी कह सकते हैं। और तो जब हम 1 पर निकालने जा रहे हैं यहाँ पर, तो लिमिट ऑफ, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपने अभी पीछे पढ़ा था कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस का एफ ऑफ सी अपान माइनस एच, अगर इस माइनस का गुणा ऊपर कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच अपान एच, ठीक है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो 1 पे चेक करना, तो एफ ऑफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच अपान एच, देखिए जब यहाँ पर 1 रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस एच 1 से थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो 1 से छोटा पूर्णांक आ जाएगा, अर्थात 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 अपान एच, तो 1 अपान एच, और 0 रखेंगे तो 1 अपान 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। और आर एच डी की बात करें अगर इसी प्रकार से, तो लिमिट ऑफ एफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंतर्गत 1 प्लस एच रखेंगे माइनस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 रहेगा, तो 1 रखने पर तो 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस एच यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन आएगा तो 1 ही आएगा क्योंकि महत्तम पूर्णांक तो 1 ही रहेगा। तो अर्थात 1 माइनस 1 अपान एच, तो 0 अपान एच, तो 0 अपान एच कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा वो जी एक तरफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 है, तो दोनों बराबर तो है ही नहीं वैसे भी, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। अब एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करना है, तो वैसे ही जैसे सेम इधर किया गया एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच अपॉन एच, तो 2 का करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 माइनस एच 2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उस 2 से छोटा इंटीजर कौन है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 अपान एच यानी कि 1 अपान एच, 1 अपान एच में करेंगे 0, एच की वैल्यू 0, तो फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और 2 प्लस एच राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपान एच, तो 2 प्लस एच तो 2 से अधिक ही है, तो छोटा जो महत्तम पूर्णांक है वो तो 2 ही रहेगा, तो 2 माइनस 2 यानी 0 अपान एच, तो यानी कि 0, तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर भी एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी है, अर्थात एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए इस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी का जो आपके एनसीईआरटी में सिलेबस है वो बहुत कम है, 2 ही 3 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ डिस्कस भी कर दिया है। तो इसके पश्चात जो आपका शुरू हो जाता है वो डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है, और डिफ्रेंशिएशन में बहुत आसान काम है, केवल फार्मूला आपको आना चाहिए, थोड़ा सा
सजग रहना होगा। कैलकुलेशंस वगैरह पे बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। देखिए कैलकुलस में जो आपने पढ़ा अब तक में, कंटिन्यूटी पढ़ा और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा सा कठिन लग सकती है, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है, सॉरी डिफरेंशिएशन है, नेक्स्ट टॉपिक यानी अवकलन करना है, वो उतना कठिन नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि यदि किसी को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को धीरे धीरे करके आप दूर कर सकते हैं, परंतु जो डिफरेंशिएशन है वो आसान है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन में आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपका को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और डिफरेंशिएशन का आगे इस्तेमाल भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आशा है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और यदि कोई समस्या है तो फिर आप अलग से पूछ सकते हैं।